Hello everyone, and I hope everybody is doing perfectly fine. So today, again, I'm here with a small topic that is cellular events in inflammation. Inflammation, basically, when we deal with, so we have vascular event and cellular event. Vascular event is this I have already dealt in my last lecture. So today's lecture will be dealing and discussing cellular events in inflammation. What are the changes at cellular level that causes inflammatory process? Fine. So चलो सेलुलर फेज में होता क्या है बेसिकली इट इज ल्यूकोसाइट जो आप पढ़ते हो ना न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स सो दो सेल्स दैट इज द ल्यूकोसाइट्स दे आर बेसिकली हमें उन सेल्स को साइट ऑफ इंफेक्शन में पहुंचाना है ब्लड से ठीक है सो दैट इज योर ल्यूकोसाइट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड टू recognize those microbes क्योंकि ब्लड वेसल्स में यू हैव दी सेल्स द इनसाइड द ब्लड फाइन एंड जो इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुआ है टिश्यू में हुई जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो आपके उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना है सो दैट इज उन इस स्टेप में इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें पढ़ना है इसमें बेसिकली ठीक है और इवेंचुअली जब एक बार न्यूट्रोफिल्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस टिश्यू में ये बैक्टीरिया या ये इंजरी है उसको ईट करने के लिए खाने से पहले सो दैट इज phagocytosis and then what this neutrophil and PMNs and these all monocyte macrophage system what it does it eventually phagocytosis होती है उनकी जो engulf करते हैं उनको और offending agent को clear off करते हैं so subsequently फिर धीरे धीरे inflammation गायब हो जाती है ठीक है so this is a basis of your cellular phase so what happens so when we discuss cellular phase of inflammation, we have two broad headings which you have to remember. कैसे होगा? First phase होता है exudation of leukocytes. Second is phagocytosis. Exudation of leukocytes means see what are the changes कि exude जो blood vessels को cross करके this leukocytes they need to reach the site of infection उसको कहते हैं हम exudation of leukocyte और उस साइट ऑफ एक्शन पे जाके जो ये काम करेंगे हमारे ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम दैट इज योर phagocytosis so two broad heading you have to remember in cellular phase of inflammation first is exudation of leukocytes second is your phagocytosis and under exudation of leukocytes क्या होगा जब ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल हमारी ब्लड वेसल्स के बाहर जाती हैं तो कैसे चेंज क्या क्या चेंज होंगे तो पहले तो इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था ना जो आपके वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं ठीक है तो देयर इज अ चेंज इन द फ्लो ऑफ ब्लड व्हिच यू कैन सी उसके बाद होता है रोलिंग एंड एडहेशन सो दिस स्टेप्स आई विल बी डिस्कसिंग वहां पे यू हैव इंपॉर्टेंट रोल दैट इज प्लेड बाय सेलेक्टेंट्स एंड इंटीग्रेंट्स देन यू हैव ट्रांसमाइग्रेशन then you have chemotaxis so these will be dealing individually now fine so cellular phase exudation of leukocyte and phagocytosis so these two terminologies you have to remember for cellular phase of inflammation ठीक है सो मेन हमारा जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होती है सबसे इंपॉर्टेंट काम है जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा कुछ दंगा फसाद होता है तो क्या होता है कि पुलिस का पहुंचना बहुत जरूरी है ठीक है सिमिलरली जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हुई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होगी द escape of your neutrophils from the lumen of blood vessels and reach the interstitial site so escape of leukocytosis first step होनी चाहिए हमारे first most important step in inflammatory response fine सारा सेलुलर प्रोसेस उसी के लिए है कि हम कैसे न्यूट्रोफिल को पहुंचाएं इंटरस्टिशियल टिश्यू पे कि वो वहां जाके एक्ट करे और इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करे ऑफेंडिंग एजेंट्स को गायब करे ठीक है सो एज वी ऑल नो द न्यूट्रोफिल्स जो हमारे हैं दैट इज पीएमएन हम कहते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स के लोब आप जानते हो ना नॉर्मली 2 to 5 लोब्स होते हैं व्हेन यू सी अ न्यूट्रोफिल फाइन so that is your first line of defense okay and that is followed later by phagocytes है mainly जो हमारे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे phagocytosis में रोल प्ले करते हैं so वो अभी I just told you कि दो फेजेस आपको याद करने हैं एक्सुडेशन सेलुलर फेज में दो इवेंट होते हैं मेनली एक्सुडेशन ऑफ leukocyte and second was phagocytosis so exudation of neutrophils में what are the changes और headings जिसके हमें पढ़ना है ठीक है क्या क्या शुरू कैसे होगा जैसे इन्फ्लेमेशन हुई तो क्या होगा सबसे पहला होता है changes which we notice in flow of blood
ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, ये फर्स्ट चेंज है बेसिकली। अब जब वैसोडाइलेटेशन हो रही है ना, तो क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। अगर धीरे धीरे चल रही थी, ब्लड तेजी से चलना शुरू हो जाएगी, बट दैट इज अ ट्रांजिएंट प्रोसेस। ग्रेजुअली क्या होगा, पहले तो इंक्रीज होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो में इमीडिएटली आफ्टर इन्फ्लेमेशन, देन ग्रेजुअली देयर इज स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेसिस। ठीक है, एंड दिस व्हाट हैपन, दिस स्टेसिस की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल एक्सियल फ्लो होती है ना ब्लड की इन माइक्रो सर्कुलेशन, उसमें चेंजेस आते हैं। तो अब आप जानो कि चेंजेस क्या आ रहा है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सियल फ्लो क्या होता है। सी व्हेन यू हैव अ कॉलम ऑफ, जब आप ब्लड वेसल्स होते हैं तो वॉल होता है ब्लड वेसल का, देन यू हैव अ ल्यूमेन, फाइन। तो जो ल्यूमेन होता है, जो सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल्स होते हैं ना सेंट्रल में, तो जो ल्यूमेन के सेंटर में पास होते हैं उसमें हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, और पेरिफेरी टुवर्ड्स द वॉल व्हेन यू से दैट इज अ सेल फ्री प्लाज्मा रिच एरिया। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं। अब जब अल्टरेशन हो रहा है दिस नॉर्मल एक्सियल फ्लो में, तो व्हाट हैपन, देयर इज अ वाइडनिंग ऑफ द सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल। तो वो क्या करेगा, इट विल पुश द प्लाज्मा एरिया, तो प्लाज्मा बाहर जाएगी। ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा होगा बाहर। ठीक है, तो मार्जिनेशन कहते हैं हम इसको। मार्जिनेशन इज व्हाट, expanding or widening of the central stream of cells, that is the RBC and WBC, वो लेयर एक्सपैंड हो रहा है, जो कि नॉर्मल बीच में चलना चाहिए था RBC WBC को। अगर वो ज्यादा जगह लेगी तो क्या होगा, प्लाज्मा अपने आप टुवर्ड्स वेसल वॉल चला जाएगा। ठीक है, और बाहर भी चला जाएगा एक्सुडेशन से फोर्सिबली, फाइन। सो दिस इज योर मार्जिनेशन। ठीक है, एंड देन इन दिस प्रोसेस द न्यूट्रोफिल दे कम क्लोज टू द वेसल वॉल, सो दैट इज योर पेवमेंटिंग, फाइन। So this is the alteration. The normal axial flow में क्या change है, margination and pavement. So margination is widening of the central stream of cells which is composed of RBC and WBC, and compression of the peripheral area towards the blood vessel which was composed of initially plasma rich जो था fluid, वो और push होके वो exudate हो जाता है, blood vessel के बाहर जाता है, और ये cells towards the vessel wall चले जाते हैं। In this process when neutrophils और RBC जा रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल जब चिपकते हैं vessel wall से, that is your pavementing. The neutrophils are coming closer to the vessel wall, so that is your pavementing. So मेजर चेंज इन ब्लड फ्लो क्या आ रहा है, एक तो पहले इनिशियली रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ग्रेजुअली वो स्टेसिस और स्लोइंग डाउन हो जाती है ब्लड फ्लो की। उसके बाद देयर इज अल्टरेशन इन द नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ ब्लड इन माइक्रो सर्कुलेशन, एंड टू टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, वन इज मार्जिनेशन, सेकेंड इज योर पेवमेंट। फाइन, अब हमारा न्यूट्रोफिल क्लोज आ गया ब्लड वेसल के वॉल के। फाइन, अब क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल अब हमने देखा कि वो ऑलरेडी पेरिफेरी तक आ चुकी है ब्लड वेसल वॉल की, एंड पेवमेंटिंग भी हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेगा, दिस विल रोल डाउन, सो दिस इज द ल्यूमेन। ठीक है, अब हमारे बीच से WBC ऊपर आ चुकी है वॉल पे। ठीक है, ल्यूमेन के अंदर ही है अभी भी। तो अब क्या होगा, यहाँ ये लाइन है ब्लड वेसल की, इसमें हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल सपोज यहाँ क्लोज आया था, तो इट विल कीप स्टार्ट रोलिंग, सो रोलिंग ऑफ योर न्यूट्रोफिल्स ओवर द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस में देयर विल बी ट्रांजिएंट स्टिकिंग, कभी कभी वो चिपकेगा भी न्यूट्रोफिल्स जो है टू द एंडोथेलियल सेल, दैट इज योर एडहेशन। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रोलिंग, जो ये रोल कर रहा है ना न्यूट्रोफिल इन योर वेसल वॉल, सो दैट इज फैसिलिटेटेड बाय योर कैम्स। कैम्स क्या होती है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स और एडहेशन रिसेप्टर्स भी, सो ये हेल्प करते हैं इन रोलिंग एंड एडहेशन। ठीक है, सो चेंज इन ब्लड फ्लो, देयर वी लर्नड अबाउट मार्जिनेशन एंड pavementing. So WBC which are already marginated and pavemented will undergo rolling and adhesion with the help of CAM, that is cell adhesion molecules or your adhesion receptors, right? So इस जो ये rolling and adhesion में there are two groups, एक selectants और एक होता है integrants. ठीक है, so they have important role to play. So selectants, they are the group of cell adhesion molecule जो आप देखते हो activated endothelial cells में। ये blood vessels के जो cells होते हैं वो endothelial cells होते हैं, उनमें you see this group of CAMs. Now these are composed of your lectins. Most commonly it is Sialyl Lewis X modified protein which is also known as CD62. ठीक है, and this function क्या है, they will recognize and bind to glycoprotein and glycolipid on surface. See, चीजें ऐसे ऐसे इधर उधर मूव करेंगी, वो अगर वो they are coming closer, so obviously there is some kind of attraction or some attractant मटेरियल है जो उसको अट्रैक्ट करती है
See why we like some beautiful flowers, because we get attracted to that. Similarly उसमें एक होता है कि fragrance है, so you're attracted to that thing. Similarly endothelial cells पे होते हैं your cell adhesion molecule. जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है, तो जो न्यूट्रोफिल के ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैम्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन योर एंडोथेलियल सेल्स, तो वो चिपकेंगे, ठीक है। सो सिलेक्टिन कौन कौन से होते हैं? पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन, ठीक है। सो पी सिलेक्टिन क्या होता है? दिस इज सीन ऑन प्लेटलेट्स एंड साइटोकाइन एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स। सो दिस हैज अ रोल इन रोलिंग, रोल करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इज ई सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन इज व्हाट? दिस इज यू कैन कॉल एज endothelial cell adhesion molecule or CD62E. It is cytokine activated endothelial cells and it has role in rolling as well as adhesion also. Then third you have L-selectin. L-selectin क्या होता है? These are expressed on your lymphocyte, neutrophil, monocyte. L-cam, CD62, L भी कह सकते हैं. Function: this helps in homing of circulating leukocytes to endothelial cells in lymph node. ये lymph node के particular in process that helps here. कि lymph node में जाके endothelial cells जो lymph node में होते हैं ना, endothelial cells, वहां this will recruit your leukocytes. जो circulating leukocytes है वो lymph node के endothelial cells में जाके recruit होता है. That is the function of your L-selectin. Fine. So selectins we are done. Then second group is integrins. Integrins क्या है? वो था cell adhesion molecule. So this is your family of leukocyte surface proteins. So what it does? It will cause firm adhesion between endothelium and leukocyte. वो तो rolling adhesion करा रहा था, अब strongly adhere कराना है, that is your integrin, ठीक है। And for each ligand, a corresponding ligand of immunoglobulin gene subfamily is present on your endothelial cells. Suppose integrins अगर leukocyte पे है, हमारे neutrophil पे है, तो ligand उसी का हमारे endothelial cells पे होगा, तभी तो वो strongly adhere करेगा। As I told ना, दोनों तरफ से होता है चीजें, कुछ रिसेप्टर यहाँ, ligand यहाँ, इस टाइप के होते हैं। Then you help in कुछ जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं ना हमारे, दैट हेल्प्स इन गेटिंग अटैच्ड, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट के ऊपर होता है इंटीग्रिन, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होता है लाइगैंड, सो दे विल कनेक्ट, सो दे पार्टिसिपेट इन योर अडहेशन फेज, ठीक है। सपोज जो मोनोसाइट और डेंड्राइटिक सेल्स पे बीटा 1 इंटीग्रिन है VLA4, तो उसका करस्पॉन्डिंग लाइगैंड जो एंडोथेलियल सेल्स पे होगा वो है VCAM1 CD106। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि ल्यूकोसाइट पे अगर बीटा 2 इंटीग्रिन LFA, CD11A, CD18 या MAC1 कहते हैं हम, तो उसका करस्पॉन्डिंग लाइगैंड जो एंडोथेलियल सेल्स पे होगा उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल, दैट इज ICAM1 और CD54। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम न्यूट्रोफिल और एंडोथेलियल सेल्स कनेक्ट होते हैं, चाहे वो रोलिंग के लिए हो या वो एडहेशन के लिए हो या इंटीग्रेशन के लिए हो, सो देयर आर रिसेप्टर प्रोटीन जो कि न्यूट्रोफिल के सरफेस पे भी होता है और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर भी होता है, सो दे विल ब्रिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर and cause a strong bonding between, you can say, your neutrophil and your endothelial cells. Fine. अब रोलिंग एडहेशन हो गई, अब एडहेर हो गया, वेसल वॉल है, उससे न्यूट्रोफिल अटैच हो चुका है, अब क्या करेगा? इसको ना वॉल को क्रॉस करके बाहर जाना है एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में। तो अब क्या हो रहा है? एडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम हमने पढ़ लिया विद हेल्प ऑफ सेलेक्टिन एंड इंटीग्रिन्स। नाउ दिस न्यूट्रोफिल स्टार्ट मूविंग अलोंग द एंडोथेलियल सेल्स, और ये जब मूव करते 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 वो एक सुटेबल साइट देखता है, दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में भी जगह होती है, वहां जाके ये क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्मिक सूडोपोड्स को बाहर निकालता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सो दे आर लॉज्ड बिटवीन, जो जब भी आप वेसल के वॉल होते हैं, वैसे एंडोथेलियल सेल्स है, देन यू हैव योर बेसमेंट मेम्ब्रेन टुवर्ड्स आउटसाइड वेसल, ल्यूमेन, एंडोथेलियल सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो वॉल, ठीक है। अब क्या होता है ना, वहां अब इंटैक्ट होती है ना वेसल वॉल, न्यूट्रोफिल ऐसे जंप तो करेगा नहीं बाहर, ठीक है। तो लोकल डैमेजिंग होती है जहां से न्यूट्रोफिल बैरियर क्रॉस करके बाहर जाएगा, ठीक है। So that local damaging is done at that particular site where the neutrophil has lodged itself between the basement membrane and endothelial cells. अब वहां जाके collagenases enzyme release होती है, that causes a local enzymes। अब क्या होगा? अब उस local damaged area से your neutrophil will start escaping out into the extravascular space. So ये migration of neutrophil from lumen या vessel wall से to outside, that is extravascular space, this is called your transmigration or diapedesis,
ठीक है. So please be familiar with these terms. Margination हो गया, then pavementing हो गई, then you have rolling, you have adhesion, rolling adhesion के बाद you have transmigration. ठीक है. अब न्यूट्रोफिल चला गया आपके वेसल के बाहर. अब बाहर गया, उसके बाद उसको कहीं तो टिश्यू में जाना है जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है. सो दिस ट्रांसमाइग्रेशन जो पढ़ा अभी हमने, न्यूट्रोफिल बाहर जा रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज affected by your PCAM1 or CD31 you can say. First 24 hours neutrophil act करता है, short life होती है इनकी 24 to 48 hours, and gradually this role is taken up by monocyte macrophages which survive longer as compared to your neutrophils. Means 24 to 48 hours neutrophil they are alive. After 24 to 48 hours the role of monocytes and macrophages come into play. So this transmigration हमने पढ़ लिया ना कि जब हम न्यूट्रोफिल बाहर जाते हैं. बट सी व्हेन न्यूट्रोफिल इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जब न्यूट्रोफिल बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ फ्यू आरबीसीज आल्सो एस्केप थ्रू दोस गैप्स. ठीक है. तो दैट इज अ पैसिव प्रोसेस. आरबीसी खुद से नहीं जाना चाह रहा, बट इट इज अ फोर्स्ड exit of RBC which is being done in the vessel, in the lumen of the vessel. होता क्यों है? Because of एक तो डिफेक्ट जो क्रिएट हुआ है बिफोर, जो जिससे न्यूट्रोफिल निकला है उसे आरबीसी भी इसी पे जो जाएगी आउट उसकी. एक सेकंड होता है रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से भी आरबीसीज आर फोर्स्ड टू गो इनटू द एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस. तब क्या होगा? जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट आता है ना बाहर, दैट हैज एन समटाइम एन हेमरेजिक अपीयरेंस बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड आरबीसीज. सो सी, अभी तक हमने ये पढ़ लिया. ठीक है. ये हमारा नॉर्मल फ्लो था जो आई टोल्ड यू. ठीक है. कि बीच में यू हैव न्यूट्रोफिल, देन दीज ऑल यू हैव योर आरबीसीज. ठीक है. दिस इज द नॉर्मल एक्सियल फ्लो. और ये कह रही थी मैं, दिस इज द पेरिफेरी वेयर यू हैव योर प्लाज्मा, सेल फ्री प्लाज्मा फ्लूइड यहाँ पे और यहाँ पे, और बीच में हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ट्रैवल करते हैं, नॉर्मल एक्सियल फ्लो. अब मार्जिनेशन रोल और पेवमेंटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है? दिस space I was talking about, this column gets widened where you have your RBC and WBC, and there will be a compression of the जो प्लाज्मा रिच एरिया था वो छोटा हो जाएगा अगर बीच का वाइडन हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज योर मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग. इन दिस प्रोसेस न्यूट्रोफिल दिस कम्स टुवर्ड्स योर वॉल. दिस इज द एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है. ये एंडोथेलियल सेल, इन दो एंडोथेलियल सेल के बीच की जगह है ये. दिस वन, दिस इज द बिटवीन द स्पेस बिटवीन टू एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है. And this is your basement membrane. The thick outer portion is your basement membrane. So see, this is margination and pavement. अब adhesion and rolling. अब ये न्यूट्रोफिल पास आ गया वेसल वॉल के. अब ये रोल करेगा इसके ऊपर. This rolling will start and adhesion. Adhere वो हेल्प होता है हमारे सेलेक्टिन और इंटीग्रिन्स की हेल्प से. ठीक है. So that we are done with. Then we have your transmigration. Transmigration में क्या हो रहा है? लोकल डैमेज होती है तभी तो. ये तो यहाँ देख रहे हो इंटैक्ट है ये एंडोथेलियल सेल्स. यहाँ कोलेजनेज प्रोड्यूस हो रहा है, लोकल डैमेजिंग हो रही है, न्यूट्रोफिल इज कमिंग आउट टू एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस. होप इट्स क्लियर. Then after your neutrophil is out into your lumen, extravascular space, so अब इसको पहुंचना है interstitial tissue में जहां पे infection हो रहा है. Fine. So that process is called chemotaxis. Means movement of your neutrophil towards the direction of chemicals, that is chemoattractants. अब chemoattractants की तरफ जाएगा ये, so that it takes the neutrophil with itself to the site of inflammation. अब देखो बैरियर कितने पास किए हमारे न्यूट्रोफिल ने? एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दो तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर के लेयर को पार किया, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में आया, जिस टिश्यू में जाना है वहां पेरीवैस्कुलर, मायोफाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स को क्रॉस करके उस टिश्यू में जा रहा है. तो अब वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में फाइनली रीच कर गया. ठीक है. इट हैज रीच्ड योर इंटरस्टिशियल टिश्यू. सो दिस होल प्रोसेस इज द कीमोटैक्टिक फैक्टर mediated process which is enabling your neutrophils to reach at the site of inflammation. So chemoattractants भी दो तरह के होते हैं. एक होता है एक्सोजेनस, जो हमारा बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है, जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ किसी टिश्यू में, ठीक है, वहां इन्फ्लेमेशन हुई तो वहां जो chemoattractant, that is your bacterial products, usually formaldehyde peptides, those are exogenous chemoattractants which are attracting your neutrophils. सेकेंड कैटेगरी होती है एंडोजेनस कीमोअट्रैक्टेंट्स की, दैट इज योर ल्यूकोट्रीन B4 जो कि प्रोडक्ट होता है लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे का ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. फाइन. देन यू हैव कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C5a, सो दोज आर आल्सो कीमोअट्रैक्टेंट. देन यू हैव साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन 8 है, MCP1, MIP1 alpha, eotaxin. So these are certain chemokines, cytokines
they also attract the neutrophils to reach at the site of interstitial tissue या at the site of inflammation. That and extra calcium. So this how it happens. So again वहाँ हमारा था neutrophil blood vessel wall. Now you have your neutrophils जो है कीमोअट्रैक्टेंट्स और न्यूट्रोफिल्स के बीच में, ठीक है, वेसल वॉल, न्यूट्रोफिल, कीमोअट्रैक्टेंट्स. तो वहां सरफेस सरफेस एंगेजमेंट हुई. अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल है और कीमोअट्रैक्टेंट्स. सो कीमोअट्रैक्ट ल्यूकोसाइट्स जो है आया है, जो रीच किया है इंटरस्टिशियल टिश्यू के बाहर खड़ा है, ठीक है, अब उसको जाना है कीमोअट्रैक्ट कैसे करेगा. तो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर हमारे होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है. सो दे हैव योर ट्रांसफरमेंट जीपीसीआर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन योर ल्यूकोसाइट्स. सो दिस जीपीसीआर एक्टिवेट हो रहा है. नाउ दिस विल अफेक्ट एक्टिवेट योर इफेक्टर मॉलिक्यूल जो न्यूट्रोफिल्स में है, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोइनोसिटॉल 3 काइनेज, इसको PI3K कह सकते हो, GTPase, tyrosine kinase. So these all effector molecules are there on your neutrophils. So GPCRs, they send signal for activation, ठीक है. Now these effector, now this जो ये सारे तीनों effectors के नाम बताए मैंने, PLC, PI3K, GTPase. So these they act on membrane phospholipid जो सेल जहाँ टिश्यू है and increase the cytosolic calcium. उसके बाद क्या होगा, cytoskeletal changes होंगे, polymerization of actin at front, myosin gets localized at back of the cell. So ये क्या होगा, ये सारे changes जो हो रहे हैं ना ये ल्यूकोसाइट के अंदर हो रहे हैं. कीमोअट्रैक्टेंट्स जो आपको रास्ते में मिल रहा है when the neutrophil is traveling to the site of inflammation, वो कीमोअट्रैक्टेंट आके बाइंड कर जाएगा ल्यूकोसाइट पे. ल्यूकोसाइट पे पहले से ही जीपीसीआर है, ठीक है, दिस रिसेप्टर्स. जब कीमोअट्रैक्टेंट्स ने बाइंड किया जीपीसीआर से व्हिच इज प्रेजेंट ऑन योर ल्यूकोसाइट, तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो ल्यूकोसाइट में ही है, PLC, PI3K, GTPase, टायरोसिन काइनेज, सो दीज विल गेट एक्टिवेटेड. अब ये एक्टिवेट होगा तो साइटोस्केलेटल चेंजेस होंगे न्यूट्रोफिल के अंदर, तो वो ऐसे ऐसे मूव करना. तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन एट फ्रंट, मायोसिन एट बैक लोकलाइज हो जा रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टुवर्ड्स कीमोअट्रैक्टेंट, ठीक है. अब ये ऐसे घूम घूम के वो पहुंच गया सेल जहां पे टिश्यू डैमेज या इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है. अब वहां होगी हमारी सेकेंड प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग. सिमिलरली सेल ड्रिंकिंग भी होती है, दैट इज आल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस क्या है बेसिकली, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंगल्फमेंट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर. कुछ भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी, माइक्रोब्स, ठीक है. सो यू हैव मेनली टू टाइप ऑफ सेल्स which has function of helps you in function of phagocytosis. One is polymorphonuclear neutrophils, that is macrophages भी कह सकते हो उसको, and second is your monocyte macrophage जो ज्यादा सर्वाइव करता है, ठीक है. So इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली these both macrophages and macrophages they reach the site of infection. बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं ये सारे जो मैक्रोफाज, मोनोसाइट, माइक्रोफाजेस, लाइसोसोम एंजाइम्स है, प्रोटीज है, कोलाजनेज, इलास्टेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, जिलेटिनेज, हाइड्रोलेजेस. So what it does, these enzymes they will degrade the collagen and extracellular matrix of the offending agent or particulate matter material which needs to be removed from the site so that inflammation subsides. Right? तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप आते हैं मेनली, recognition and attachment, engulfment and killing and degradation. So recognition and attachment क्या है फैगोसाइटोसिस में, जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं मैक्रोफाजेस में, बेसिकली उसका एक्सप्रेशन होना है जो रिकॉग्नाइज करेगा अब माइक्रोब्स को जाके, ठीक है. सबको एक एक हथियार चाहिए, ठीक है, हर सेल को, चाहे वो जहां जहां एक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसको एक हथियार चाहिए जिससे वो लड़ाई करते हैं और अटैच हो जाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर जो मैक्रोफाजेस पे आएंगे, दैट इज योर मैनोज रिसेप्टर एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर्स. सो माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो कोटेड होते हैं प्रोटीन से, ठीक है, जो ऑप्सोनेंस फ्रॉम द सीरम होता है, जो ऑप्सोनाइजेशन इज मेनली प्रिपेयरिंग टू ईट, ठीक है, टू बी किल्ड, एक्चुअली यू कैन से प्रिपेयरिंग टू बी किल्ड. तो माइक्रोब्स में जब वो कोटिंग हो रही है ऑप्सोनिन की फ्रॉम सीरम, अब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारे न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट सिस्टम से. सो आईजीजी ऑप्सोनिन अगर माइक्रोब्स के ऊपर है, उसी का रिसेप्टर हमारे न्यूट्रोफिल पे होता है, जिसे कहते हैं एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीजी, ठीक है. C3b ऑप्सोनिन अगर माइक्रोब्स पे है तो हमारे न्यूट्रोफिल पे जो होगा वो है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 and 3. कलेक्टिन्स ऑन माइक्रोब्स, यू हैव रिसेप्टर C1. सो ये जाके उस ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे अटैच हो जाएगा हमारा न्यूट्रोफिल, ठीक है.
उसके बाद क्या करेगा न्यूट्रोफिल? इंगल्फ करेगा जो हमारे ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल और माइक्रोब जो है ना, उस पे आके अटैच हो गया न्यूट्रोफिल, फिर वो स्यूडोपोड्स फॉर्म करेगा, उसको अपने वैक्यूल फैगोसिटिक वैक्यूल बनाएगा, उसके अंदर लेगा, फिर वो लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, बनेगा एक फैगोलाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद उसकी किलिंग होगी by antibacterial substance और degradation हो जाएगा by hydrolytic enzymes. So that will clean off your site of inflammation. So this is the picture. See. फर्स्ट पिक्चर देखो, ये जो आ रहा है ना, ये आईजीजी ऑप्सोनिन है, ये मान लो एक ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, माइक्रोब। ये हमारा है न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल के ऊपर हमारे पास है एफसी रिसेप्टर। अब ये एफसी रिसेप्टर कंबाइन करता है आईजीजी, बताया ना कि अगर आईजीजी ऑप्सोनिन है बैक्टीरिया के पास, तो हमारे न्यूट्रोफिल के पास है एफसी रिसेप्टर, ये कंबाइन कर जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये कंबाइन करके ये बैक्टीरिया आ गया न्यूट्रोफिल के अंदर। ठीक है, और ये जो न्यूट्रोफिल ने सूडोपोड्स फॉर्म कर दिए ऐसे और इधर से इंगल्फ करने के लिए। ठीक है, बन गया एक फैगोसिटिक वैक्यूल, डीग्रैनुलेशन शुरू हो गई। सूडोपोड जो इधर से आम बढ़ाया, इधर से आम बढ़ा के एक एक वैक्यूल बना लिया। दिस इज योर फैगोसिटिक वैक्यूल। अब ये फैगोसिटिक वैक्यूल जो होता है लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन करता है, बना लेता है एक फैगोलाइसोसोम। नाउ दिस इज डिलीवर्ड फॉर किलिंग एंड डिग्रेडेशन। और ये जो फैगोसाइटोसिस होते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स हैं और एक्स्ट्रासेलुलर, जो किलिंग और डिग्रेडेशन वाली है ना, इसमें रोल प्ले करता है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स, कुछ एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स आते हैं जो है एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स है, देन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप, देन इम्यून मैकेनिज्म। सो दीज ऑल आर इंटरनली होते रहते हैं, कुछ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म जो आपके किलिंग और इन सब में रोल प्ले करते हैं, डिग्रेडेशन में। So we are done with it. So just to brush up once again, cellular events, you have exudation of leukocytes, then you have phagocytosis. Under exudation of leukocytosis, to start with क्या होगा? पहले rate of blood, there is a change in blood flow. उसमें you need to remember margination and pavementing. वो क्या करता है? न्यूट्रोफिल को blood vessel wall के close लगता है. Then you have rolling and adhesion. ठीक है? रोलिंग एडेशन होती है तो न्यूट्रोफिल वेसल वॉल के अगेंस्ट रोल करता है, अडेयर करता है, एंड देयर यू हैव रोल ऑफ सिलेक्टेंस एंड इंटीग्रेंस। सिलेक्टेंस में आते हैं PEL सिलेक्टेंस, देन यू हैव इंटीग्रेंस। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन होगा कि न्यूट्रोफिल को आपको वेसल वॉल को क्रॉस करा के बाहर जाना है, दैट इज योर ट्रांसमाइग्रेशन और डायपेटिसिस। देन जब वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चला गया न्यूट्रोफिल, देन इट नीड्स टू गो टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो उस प्रोसेस में, उस पाथवे में उसको हेल्प करता है कीमो अट्रैक्टेंट्स। ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट्स उसको हेल्प करेंगे टू गो देयर। एक्सोजेनस हो सकता है या एंडोजेनस कीमो अट्रैक्टेंट्स हो सकता है, वो उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू तक पहुंचाता है। वहां जाके हमारा शुरू, जब वंस योर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट मैक्रोफेजेस रीचेस टू द साइट, देन फर्स्ट स्टेप इज डन, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस टू द इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया टिश्यू। नाउ यू हैव फैगोसाइटोसिस। वहां होती है योर रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। वहां माइक्रोब्स को अटैच करना होता है न्यूट्रोफिल्स को। उसके लिए माइक्रोब्स जो होते हैं उस पे ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब्स, देन यू हैव करस्पॉन्डिंग GPCR रिसेप्टर्स ऑन योर दिस न्यूट्रोफिल्स। फिर वो अटैच होता है FC रिसेप्टर इज देयर इन न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब उसको अटैच हुआ। फिर ये सूडोपोड्स फॉर्म करता है न्यूट्रोफिल, इंगल्फ करता है, फैगोसिटिक वैक्यूल बनाता है, देन लाइसोसोम के साथ अटैच होके फैगोलाइसोसोम बनता है। ठीक है, एंड देन दिस इज डिलीवर्ड फॉर किलिंग एंड डिग्रेडेशन, राइट? So thank you so much for your patient hearing, and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Stay calm and love pathology.